अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो पानी है, जो हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसका सफ़र असलियत में शुरू कहाँ से होता है? चलिए आज इसी पानी की एक कमाल की यात्रा पर चलते हैं, समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान में तैरते उन बादलों तक। जब भी आसमान में बादल दिखते हैं तो ये सवाल मन में आता ही है ना? कि आखिर ये वहां पहुंचे कैसे? इसका जवाब ना विज्ञान की एक बहुत ही जादुई दुनिया में छिपा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है हमारी धरती पर मौजूद पानी से। जो बड़े बड़े महासागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा इन्हीं से ढका हुआ है। और यहीं से पानी अपना वो कमाल का सफर शुरू करता है आसमान की तरफ। तो सफर का पहला पड़ाव द ग्रेट एस्केप, यानी वो पड़ाव जहां पानी जमीन और समंदर को छोड़कर हवा में पहुंच जाता है। पर यह होता कैसे है? ये सब शुरू होता है इवैपोरेशन से, यानी वाष्पीकरण। और इस पूरे प्रोसेस का जो इंजन है वो है सूरज। सूरज की गर्मी लिक्विड पानी को एक इनविजिबल गैस में बदल देती है। इसी को हम वाटर वेपर या जल वाष्प कहते हैं। तो जब पानी इवैपोरेट हो जाता है तो वो हवा में नमी के रूप में मौजूद रहता है। इसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। मतलब हवा में कितना वाटर वेपर है, बस वही है ह्यूमिडिटी। यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है। हवा में कितनी नमी रह सकती है ना, ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले कहीं ज़्यादा नमी, कहीं ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर रख सकती है। अब ह्यूमिडिटी को समझने के दो तरीके हैं। एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब हवा के एक फिक्स्ड हिस्से में कुल कितना वाटर वेपर है। और दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हम अक्सर मौसम की खबरों में सुनते हैं। ये बताता है कि हवा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना % वाटर वेपर होल्ड किए हुए है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्पंज होता है ना। गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह है जो ज्यादा पानी सोख सकती है। तो अब आता है वो मैजिकल मोमेंट जब हवा और नमी नहीं सोख सकती, मतलब वो सैचुरेट हो जाती है। और तब ये जो इनविजिबल वाटर वेपर है वो हमें दिखाई देने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। ये तब होता है जब हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वो अपने अंदर मौजूद वाटर वेपर को और होल्ड नहीं कर पाती। और जिस टेम्परेचर पर यह होता है उसे ड्यू पॉइंट या ओस बिंदु कहते हैं। कंडेंसेशन का सबसे आम रूप जो हम जमीन पर देखते हैं वो है ओस। अक्सर सुबह सुबह घास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती है ना, वो यही है। जब रात में जमीन ठंडी होती है तो हवा की नमी सीधे इन सतहों पर जम जाती है। और सोचिए, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाए तो तब ये वाटर वेपर पानी की बूंदें नहीं बल्कि सीधे बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाता है। इसी को हम पाला या फ्रॉस्ट कहते हैं। अच्छा, और कोहरा क्या है? कोहरा असल में बस एक बादल है जो जमीन पर उतर आया है। जब जमीन के पास की नम हवा ठंडी हो जाती है तो वो कोहरे में बदल जाती है और फिर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। तो अब जमीन से उठकर आसमान की तरफ चलते हैं, जहां कंडेंसेशन का सबसे शानदार, सबसे ड्रामेटिक रूप हमें देखने को मिलता है, यानी बादल। मोटे तौर पे बादलों को 4 मेन टाइप्स में बांटा जाता है। सबसे ऊंचाई पर होते हैं सिरस क्लाउड्स, पंख जैसे, रेशमी। ये साफ मौसम का इशारा करते हैं। फिर आते हैं क्यूमुलस, रुई के ढेर जैसे दिखते हैं और कभी-कभी ये बड़े तूफानी बादल भी बन जाते हैं। तीसरे हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो कम ऊंचाई पर एक परत की तरह फैले होते हैं। और आखिर में है निम्बस क्लाउड्स। ये सबसे नीचे होते हैं, घने, काले, और इन्हीं से बारिश होती है। और ये तो बस मेन कैटेगरीज हैं। असल में आसमान में बादल अनगिनत शेप्स और साइज में दिखते हैं, कहीं घने और भारी तो कहीं हल्के फुल्के। ये दिखाता है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस कितना डायनामिक है। तो बादल तो बन गए, पर अब ये पानी वापस जमीन पर कैसे आता है? मतलब बादल बारिश कैसे करते हैं? चलिए अब इस वापसी के सफर को समझते हैं। बारिश का एक टाइप है कन्वेंशनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। ये इक्वेटोरियल इलाकों में, मतलब जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां आम है। होता क्या है कि सूरज जमीन को बहुत गर्म कर देता है। इससे नम हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। फिर ऊपर जाकर ये ठंडी होती है, बादल बनते हैं और अक्सर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हो जाती है। दूसरा टाइप है ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा।
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब होती है जब हवा के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है। देखिए, होता ये है कि नमी वाली हवा जब पहाड़ से टकराती है तो उसे ऊपर उठना पड़ता है। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में पहाड़ की एक तरफ गिरा देती है। इस साइड को विंडवार्ड साइड कहते हैं और पहाड़ की दूसरी तरफ सूखी हवा नीचे उतरती है, जिससे वो इलाका सूखा रह जाता है। इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। और तीसरा टाइप है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये तब होती है जब दो बड़े एयर मास, मतलब हवा के दो बड़े हिस्से, एक गर्म और एक ठंडा, आपस में टकराते हैं। अब होता ये है कि जो गर्म और नम हवा है वो हल्की होने की वजह से ठंडी और भारी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रोसेस में वो धीरे धीरे ठंडी होती है, बादल बनते हैं और फिर एक बड़े एरिया में काफी देर तक हल्की हल्की लगातार बारिश होती रहती है। और बारिश होने के ये जो अलग अलग तरीके हैं, यही मिलकर पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न तय करते हैं। इक्वेटर के पास घने जंगल क्यों हैं या पहाड़ों के पीछे रेगिस्तान क्यों बन जाते हैं, ये सब कुछ इसी वाटर साइकिल का ही नतीजा है। तो पानी का ये पूरा सफर, समंदर से बादल और बादल से वापस जमीन तक, हजारों लाखों सालों से हमारी धरती को ऐसे ही चला रहा है। पर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब हम इस पूरे सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से यानी टेम्परेचर को बदल रहे हैं, तो इस वाटर साइकिल का क्या होगा?